नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मनरेगा को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के बड़े अभियान की। ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इंदौर के दूषित पानी मामले में बीजेपी सरकार की बढ़ी मुश्किलों की। कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। देखेंगे महाराष्ट्र में क्यों अजीत पवार और बीजेपी में शुरू हुई जंग। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर क्यों उठने लगे सवाल। जानेंगे वेनेजुएला पर अमेरिका के बड़े हमले को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा मामले में 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 7 आरोपियों ने दाखिल की है जमानत याचिका। अमेरिकी सांसदों ने भी की है रिहाई की मांग। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बेटे चैतन्य की जमानत पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, ईडी की साजिश का हुआ पर्दाफाश, कोर्ट को अपने फैसले का करना चाहिए अध्ययन। अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार से विलय हो। संजय राउत ने डिप्टी सीएम को दी महायुति छोड़ने की सलाह। बीजेपी एनसीपी में जारी तनाव के बीच आया बयान। जांच एजेंसियों को समय सीमा तय करना सामान्य नियम नहीं बल्कि अपवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, देरी होने पर ही दखल देगा कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश की समीक्षा करते हुए की टिप्पणी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया नेतृत्व। निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय की मांग। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मनरेगा को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आर पार की तैयारी कर ली है। पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने जा रही है, जो 45 दिनों तक चलेगा। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान का रोड मैप शेयर किया। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से ही मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई और अब इसे खत्म कर दिया गया है। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी कानून लाया गया। लेकिन कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि महात्मा गांधी के नाम चलने वाली मनरेगा योजना को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को झुकाने के लिए पूरे देश में आंदोलन शुरू किया जाएगा और अब कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मनरेगा को बचाने के लिए पूरे देश में 45 दिन तक मनरेगा बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद जयराम रमेश ने इसे लेकर पूरी जानकारी साझा की है। कहा है कि ये सिर्फ एक अभियान नहीं होगा बल्कि महासंग्राम होगा। ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत 8 फरवरी से होगी। 25 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान में 8 फरवरी को सभी राज्यों में प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठकें होंगी जिसमें प्रभारी और दिग्गज नेता शामिल होंगे। 10 जनवरी को देश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायती राज खत्म करने की साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। 11 जनवरी को गांधी या अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष जिला स्तर पर 1 दिवसीय उपवास। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखेंगे। 30 जनवरी से 6 फरवरी तक वार्ड और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर कार्यालयों का घेराव होगा। 7 फरवरी से 25 फरवरी तक विधानसभा और राजभवन के घेराव से लेकर विशाल रैलियों का आयोजन किया जाएगा। 25 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर कहा कि मनरेगा से हर साल 5 से 6 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं। ये योजना न केवल गरीबों को काम देती है बल्कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को भी रोकती है। इसकी 60% लाभार्थी महिलाएं हैं। विकसित भारत जी राम जी के लागू होने से न्यूनतम मजदूरी का दमन होगा, महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आएगी और गांवों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। और सबसे निंदनीय और शर्मनाक काम तो योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा में काम तय करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया था। विकसित भारत जी राम जी में इसे पंचायत से छीना गया तो ये संविधान में किए गए रोजगार की गारंटी के वादे को खत्म करने जैसा होगा। अगर दिल्ली से ही काम, फंड और रोजगार तय होंगे तो पंचायतें सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएंगी। हम इसे मंजूर नहीं करेंगे, सरकार को झुकाएंगे। तो साफ है कि मनरेगा को लेकर मोदी सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
कांग्रेस के अभियान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किल में एमपी की मोहन यादव सरकार भी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से जान जाने के मुद्दे पर विपक्ष और जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां भागीरथपुरा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प देखने को मिली, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। तो कैसे इस मुद्दे पर एमपी की सियासत में आया भूचाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल दूषित पानी पीने से जान गंवाने वालों की संख्या 16 तक पहुंचने के बाद अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा और इसलिए दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर संग्राम देखने को मिला और कांग्रेस और बीजेपी के बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता बाहरी लोग वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी घंटा पार्टी मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश विजयवर्गीय पर गुंडाई करने और सच छुपाने का आरोप लगाया। लोगों की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्थानीय निवासियों ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को घेर लिया। आक्रोशित लोगों ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या आप ये दूषित पानी पी सकते हैं? आपके लिए तो बिस्लेरी आएगी और हमारे बच्चों का क्या? मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया और पीएचई के संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है, जबकि निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह ने इसे निंदनीय बताया है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीधे कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे और महापौर पर एफआईआर की मांग की है। मोहन यादव जी की रीढ़ की हड्डी है, तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। पटवारी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का जंगी आंदोलन होगा। एमपी की सियासत में उबाल देखा जा रहा है, तो महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में फूट पड़ गई है। सहयोगी खुलेआम एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को तो बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले। वहीं अजीत पवार ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्यों बीजेपी पर भड़के अजीत पवार और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए में बड़ी दरार पड़ गई है। बीजेपी और एनसीपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार अपने ही सहयोगी पर बुरी तरह बरस पड़े। उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में भ्रष्टाचार और हफ्ता वसूली को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने कभी मुझ पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले जैसे आरोप लगाए थे, वही लोग आज हमारे साथ सत्ता में हैं। सिर्फ आरोप लगने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता जब तक अदालत में अपराध साबित न हो जाए। दरअसल मोहोल ने पुणे नगर निगम चुनावों को लेकर सवाल उठाया था कि एनसीपी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों दे रही है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसके बाद एनसीपी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया और अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित पवार पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा, अजित पवार ने यह बयान चुनाव के चलते दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सच कहूं तो आरोप प्रत्यारोप कैसे किए जाने चाहिए ये तय करना चाहिए। अगर हम आरोप लगाने लग गए तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस बात की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए। जिस तरह एनडीए की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है, उसके बाद एनडीए गठबंधन कई सवालों से घिर गया है। महाराष्ट्र एनडीए में दरार बढ़ती जा रही है और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब राज्य में निकाय चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सहयोगियों ने तो बीजेपी की चिंता पहले से ही बढ़ाई हुई है। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कैसे महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर घिरी बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में 69 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इतनी बड़ी संख्या में बिना मुकाबले मिली जीत पर सवाल उठाते हुए अब राज्य चुनाव आयोग ने इस जीत की राज्यव्यापी जांच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, इन नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी। इस जीत पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने सत्ता और पुलिस तंत्र का गलत इस्तेमाल कर उनके उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए डराया, धमकाया या लालच देने का काम किया। आंकड़ों के मुताबिक इन 69 सीटों में 68 सीटें महायुति के खाते में गई हैं, जिनमें बीजेपी के खाते में 44 सीटें गई हैं, जबकि शिवसेना को 22 सीटें मिली हैं। वहीं राकांपा को 2 सीटों पर जीत मिली है और सबसे ज्यादा विवाद कल्याण डोंबिवली की 22 सीटों और जलगांव की 12 सीटों को लेकर छिड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा
कि देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में पैसे की ताकत और साम दाम दंड भेद से विरोधियों को नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। क्या कभी 64 या 69 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं? मुंबई, ठाणे और जलगांव में ये कैसा ट्रेंड है? पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टरों और पुलिस कमिश्नरों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुंबई के कोलाबा जैसे क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। हालांकि नियमों को देखें तो नामांकन वापसी का समय बीत चुका है, इसलिए नए पर्चे दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर जांच में धांधली साबित हुई तो चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से इसे शुरू किया जा सकता है, जो महायुति के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं इन 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 16 जनवरी को सामने आएंगे। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो असम में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिलों के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव पार्टी बनाम पार्टी नहीं, बल्कि जनता बनाम राजा का होने वाला है। तो और क्या कुछ कहना है गौरव गोगोई का और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। असम में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पूरी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। डिब्रूगढ़ में एक जनसम्मेलन को संबोधित करते हुए गौरव गोगोई ने असम चुनाव को जनता बनाम राजा की लड़ाई करार दे दिया। गौरव गोगोई ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में इस वक्त तानाशाही जैसा माहौल है। दिल्ली में एक महाराजा बैठा है और उन्होंने हर राज्य में एक छोटा राजा बिठा रखा है। नागरिकों से सवाल पूछने और आलोचना करने का अधिकार छीना जा रहा है, जबकि लोकतंत्र में यह सबसे अहम होता है। इस बार की लड़ाई जनता बनाम राजा की होने वाली है। अपना हमला जारी रखते हुए गोगोई ने सरकार की योजनाओं को चुनावी लालच बताते हुए कहा कि सरकार जनता को सशक्त बनाने की बजाय उन्हें शर्तों में बांध रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी लाभ पाने के लिए लोगों पर विपक्ष की बैठकों में ना जाने और सरकार के खिलाफ ना बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। ये सत्ता का अहंकार है। बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए गोगोई ने कहा कि जब भी लोग एकजुट होते हैं, सरकार उन्हें धर्म, भाषा और जाति जैसे बोडो, अहोम, मिसिंग के नाम पर बांटने लगती है। उन्होंने दावा किया कि विकास के मामले में असम पिछड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री की निजी संपत्ति बढ़ रही है। गोगोई ने साफ किया कि आगामी चुनाव महज पार्टी बनाम पार्टी नहीं, बल्कि जनता बनाम राजा की लड़ाई है। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अगर राज्य की जनता सतर्क और एकजुट हो जाए तो वो इन नेताओं को सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। इस सम्मेलन में असम जाति परिषद और राइजर दल के नेता भी शामिल हुए, जो राज्य में एक मजबूत महागठबंधन के संकेत दे रहे हैं। अब इस हमले पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा या बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन इतना साफ है कि चुनाव से पहले गौरव गोगोई के इन हमलों ने राज्य का सियासी माहौल गरमा दिया है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। असम में गौरव गोगोई बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने कमान संभाली हुई है। टीएमसी सांसद ने आबार जीत वे बांग्ला नाम के अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को चेतावनी ही दे दी कि अभी तो मैं आया हूं, जब ममता बनर्जी इस लड़ाई को लीड करेंगी तो सोचिए कैसा तहलका मचेगा। टीएमसी के इस दावे से बीजेपी टेंशन में है। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर से अपने व्यापक राज्यव्यापी अभियान अबार जितवे बांग्ला यानी बंगाल फिर जीतेगा का आगाज किया। 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर होगा। इसके पहले दिन अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही बड़ी चेतावनी भी दे दी। अभियान की शुरुआत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अभी तो मैं सबसे आगे चल रहा हूँ। सोचिए, जब खुद ममता दीदी इस लड़ाई को लीड करेंगी तो क्या तहलका मचेगा। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर आर्थिक भेदभाव का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से बीजेपी सरकार ने मनरेगा का भुगतान रोक रखा है। बंगाल में बीजेपी की हार का बदला राज्य की जनता से लिया जा रहा है और विकास के पैसे रोके जा रहे हैं। कि 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। बनर्जी ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी हारी तो उसने बंगाल के सभी पैसे बंद कर दिए। कि बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद।
इस दौरान उन्होंने साफ किया कि टीएमसी का संकल्प है कि वो बीजेपी के इस विभाजनकारी राजनीति को ध्वस्त कर बंगाल के हक की लड़ाई लड़ेंगे। टीएमसी की इस यात्रा ने पहले दिन ही राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंचा दिया है। वहीं जिस तरह अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के इस यात्रा में शामिल होने की बात कही, उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत और भी गर्माने वाली है। पश्चिम बंगाल की सियासत पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। वैसे इस वक्त नजरें वेनेजुएला पर भी टिकी हुई हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। वेनेजुएला के 4 शहरों पर भीषण बमबारी हुई है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही वेनेजुएला पर हमले की धमकी दे चुके थे और अब हमले के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को भी हिरासत में ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और वेनेजुएला में जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म हो गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 शहरों पर आधी रात को हमला बोल दिया, जिसे जंग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था। आधी रात को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहां की सरकार ने पुष्टि की कि कराकस, मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा में अमेरिका ने हमला किया है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। साथ ही देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सफलतापूर्वक हमला किया है, जिसमें राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। ये ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर किया गया था। ज्यादा जानकारी जल्द ही दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे मारे लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मादुरो और उनकी पत्नी लापता है, जिसके बाद पूरी दुनिया चिंता में है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही मादुरो और उनकी सरकार पर ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने के आरोप लगा रहे थे। उन्होंने हमले की धमकी भी दी थी। हालांकि मादुरो ने भी झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन मौजूदा हालात में अब वेनेजुएला को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला में तख्ता पलट का रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिका के इस हमले पर कोलंबिया और क्यूबा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने किसी भी एक तरफा मिलिट्री कार्रवाई को खारिज किया है। वहीं कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने वेनेजुएला के साथ सीमा पर कोलंबिया के मुख्य शहर कुकुटा में मानवीय मदद के लिए अपना यूनिफाइड कमांड पोस्ट एक्टिवेट कर दिया है। तो क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए वॉशिंगटन पर वेनेजुएला के खिलाफ आपराधिक हमला करने का आरोप लगाया और तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आगे में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के मुखर नेता संगीत सोम पिछले कई दिनों से बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे थे और कह रहे थे कि वो गद्दार हैं। उन्होंने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को अपनी केकेआर टीम का हिस्सा बना लिया है। तो संगीत सोम की मन्नत को किंग खान ने तो पूरा नहीं किया, लेकिन उनके अपने जैन शाह ने उनकी बात को सुन लिया और बांग्लादेश के उस नौजवान बॉलर जिसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान, उनको बीसीसीआई ने अपने पावर का इस्तेमाल करके केकेआर से बाहर कर दिया है। अब बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, बीसीसीआई को संगीत सोम जी को अपना चेयरमैन बना लेना चाहिए और ताकि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ में तमाम तरह की सीरीज़ें जो हमारे क्रिकेटर बाहर जा के खेलते हैं, कभी दुबई में, कभी शारजाह में, कभी महिला टीम हमारी जाकर के अभी खेलेगी या खेलती रही है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी, इन खेलों के ऊपर भी तो पाबंदी लगेगी। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।